हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर्स हमने डिस्कस किया लेक्चर्स में, तो हमने जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है या जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होता है उसको डिस्कस किया, स्ट्रेटजी एनालिसिस किस प्रकार करते हैं उनको डिस्कस किया। पर जो इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ऑलमोस्ट सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने उन लेक्चर को नहीं देखा है, उन सेशंस को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में ये अवेलेबल है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो जो हमने पढ़ी थी जो प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो प्रोसेस थी उसका ये स्टेप है, लास्ट स्टेप स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे क्या स्टेप आया था, वहाँ पे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आया था, राइट, जो हमने स्कैनिंग किया था। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड जो स्टेप आया था बेसिकली वो यहाँ पे आया था स्ट्रेटजी एनालिसिस किस प्रकार करते हैं, ये आया था। और थर्ड जो बेसिकली आया था यहाँ पे स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन किस प्रकार करते हैं, राइट। और ये इसमें जो डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। इसके बाद जो इस यूनिट ये फिनिश हो जाएगी, इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो बचेगा। अगर फिर भी कोई आपको अनदर टॉपिक मिलता है जिसमें आप वीडियो चाहते हैं तो आप रेफर कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बेसिकली स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। जैसे हमें जो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन था, हम स्ट्रेटजी को प्लान कर रहे थे, राइट, हम डिज़ाइन कर रहे थे। अब हमने स्ट्रेटजी को फॉर्मूलेट तो कर लिया है, राइट, अपनी कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग, अपने मैन पावर के अकॉर्डिंग। अब हमें उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि उस चीज़ को अभी हमें अब लागू कर देना है, यानी एग्जीक्यूट कर देना है। तो बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है इम्प्लीमेंटेशन का, कि उसका एग्जीक्यूशन, राइट, या उसका एग्जीक्यूट करते हैं, यानी अप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इज अ टेक्निक, बेसिकली क्या है, ये एक टेक्निक है थ्रू विच अ फर्म डेवलप, यूटिलाइज एंड इंटीग्रेट इट्स स्ट्रक्चर, कल्चर, रिसोर्सेज, पीपल एंड कंट्रोल सिस्टम टू फॉलो द स्ट्रेटजी हैव टू एज ओवर द अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। तो बेसिकली क्या है, जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एक टेक्निक है। इसमें फर्म क्या करती है, जो डेवलप करती है, राइट, उसको यूटिलाइज करती है, इंटीग्रेट किसको करती है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, जो उसका कल्चर है, या जो उसके रिसोर्सेज हैं, या जो पीपल हैं, तो या जो कंट्रोल सिस्टम है, उसको प्रॉपर इंटीग्रेट करती है, उसको डेवलप करती है और उसको यूटिलाइज करती है। क्यों यूटिलाइज करती है? ताकि जो उसकी स्ट्रेटजीज हैं, राइट, उनको फॉलो करने से उसकी मार्केट में उसको अलग एज प्राप्त हो सके, उसको एक अलग बेनिफिट मिल सके, उसकी अलग एक रेपुटेशन क्रिएट हो सके ओवर द कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। इसको सिंपली कह सकते हो, ये जो टेक्निक है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन क्यों कंपनी करती है कोई भी फर्म, क्योंकि जो उसके पास स्ट्रक्चर है, जो पीपल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे उसे डेवलप करना है, फिर उसे कैसे यूटिलाइज करना है, और उनको इंटीग्रेट किस प्रकार करना है, सबको एक साथ जोड़ना किस प्रकार है, ताकि जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, जिससे मार्केट के अंदर जो उसके कॉम्पिटिटर हैं उनको कैसे बीट कर सकें, और ओवर द कॉम्पिटिटर कैसे वो एज कर सकते हैं, कैसे उनसे आगे निकल सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन होता है। इट इज़ फॉलोड बाय द स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन और कंट्रोल। और किसको फॉलो करता है? जो स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन होता है या कंट्रोल होता है, उसको ये फॉलो करता है। अब बेसिकली इसकी जो प्रोसेस क्या होती है, किस प्रकार ये पूरी प्रोसेस चलती है, उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान करते हैं, हम कोई एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब हमने कोई प्लानिंग कर ली, तो किसको हमको उसके अचीव करना, हम कौन कौन सी उसमें स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आप प्लानिंग किसके रिगार्डिंग है, आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, आप प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन हो गया, या जो रिसोर्स का एलोकेशन है उसके रिगार्डिंग हमने प्लानिंग किया, और हमने उन स्ट्रेटजीज को डेवलप किया कि कैसे हम इन स्ट्रेटजी जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, रिसोर्स एलोकेशन है, उसे कैसे हम अचीव कर सकते हैं, राइट। और फिर इसके आगे जाता है, ये देखते हैं स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन और लीडरशिप इम्प्लीमेंटेशन। अब हमको ये मैनेज करना है, जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, मैनेजिंग चेंज, यानी हमको मैनेज करना है स्ट्रक्चरल किस प्रकार होगी, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। और उससे फिर क्या निकल के आएगा,
अचीविंग इफेक्टिवनेस। अब जो इफेक्टिवनेस है उसको हम अचीव करेंगे कैसे, फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन या ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। हमको जो इफेक्टिवनेस है उसको अचीव करना है, फंक्शंस को देखना है, इम्प्लीमेंट करना है, जो हमारे ऑपरेशनल है, राइट, जो ऑपरेशनल है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसी से क्या आएगा हम फिर करेंगे उसका इवेल्युएशन क्या है और कंट्रोल क्या है, इसको हम पूरी प्रोसेस को बाद में हम इवेल्युएट एंड कंट्रोल करेंगे और फाइनली इसका फीडबैक निकल के आएगा। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेटजी फार्मूलेट कर लिया, गुड, दैट्स फाइन, बट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छे से स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रहे हो तभी आपको मार्केट के अंदर जो आपके कंपटीटर हैं उनसे आप आगे निकलोगे और उनको मार्केट में बीट कर सकते हो अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है। बिल्डिंग an organization that possesses the capability to put the strategy into the action successfully। एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग करता है कि जो उसकी कैपेबिलिटीज है उसको अच्छे से स्ट्रेटजीज को वो एक्शंस में सक्सेसफुली कन्वर्ट करता है, पुटिंग करता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है उनको सक्सेसफुली एक्शन में पुट करता है। सेकेंड क्या कहता है, सप्लाइंग रिसोर्सेज इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू स्ट्रेटजी एसेंशियल एक्टिविटीज, जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो स्ट्रेटजी बनाता है, तो ताकि उसके बाद जो सप्लाइंग रिसोर्सेज हैं या जो इनएफिशिएंट क्वांटिटी है उसको मैनेज करने के लिए। डेवलपिंग पॉलिसीज़, और जो पॉलिसीज़ हैं वो डेवलप करते हैं विद इनकरेज न्यू स्ट्रेटजी, जो क्या करते हैं जो नई नई स्ट्रेटजी हैं उनको इनक्रेज करते हैं, उनके लिए डेवलपिंग पॉलिसीज़ होती हैं। सच पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ हैं या जो प्रोग्राम्स हैं वो इम्प्लाइड होते हैं विच हेल्प इन द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और ये क्या करते हैं एक फर्म के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट। इस प्रकार की अगर आप पॉलिसीज़ बनाते हो, इस प्रकार के अगर आप प्रोग्राम्स इम्प्लॉयड करते हो, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है इन पॉलिसीज़ के थ्रू, राइट, इन प्रोग्राम्स के थ्रू। कंबाइनिंग द रिवार्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम रिवार्ड स्ट्रक्चर को कंबाइन करते हैं फॉर अचीविंग द रिजल्ट्स। हम जो रिजल्ट्स हैं उनको अचीविंग करने के लिए हम रिवार्ड की स्ट्रक्चर है उसको हम कंबाइन करते हैं, हमने अलग अलग रिवार्ड्स प्रोवाइड कर दिए ताकि जो रिजल्ट है अल्टीमेटली वो हम अचीव कर सकें। यूजिंग स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, और जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है हम उसको यूज़ करते हैं, राइट। अब इसमें आता है प्री रिक्विसाइट्स ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का प्री रिक्विसाइट्स क्या होता है, प्री माने पहले होता है, रिक्विसाइट्स माने क्या आपकी नीड्स हैं, क्या आपकी ज़रूरतें हैं, तो पहले ही आप उनको एनालाइज करते हो। तो प्री रिक्विसाइट्स ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपको स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आप क्या आपकी नीड्स हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप एनालाइज कर रहे हो, राइट। तो इसमें पहला स्टेप आता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी, राइट, डेवलपिंग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। हम जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है उसको हम प्रॉपर डेवलप करते हैं। फार्मूलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्लान, जितने भी जो ऑपरेटिंग प्लान्स हैं उनको हम फार्मूलेट करते हैं। डेवलपिंग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है उसको हम प्रॉपर डेवलप करते हैं। एंड पीरियोडिक रिव्यू ऑफ सिनर्जी, और उसको हम जो स्ट्रेटजी है उसका हम प्रॉपर एक पीरियोडिक रिव्यू भी करते हैं, राइट। अब इसमें आता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। हमेशा इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इस मैकेंजी 7S मॉडल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, राइट। और अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग बहुत सारे लोग और भी हैं उनको भी इस सेशन का, उनको भी इस लेक्चर्स का बेनिफिट हो सके, राइट। अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे ऐसे लेक्चर्स आ रहे हैं। और अभी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे जो जितने भी PYQs हैं मैनेजमेंट के पेपर 2
सारे लगभग 7 ईयर्स के PYQ हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो टाइम आ गया है बेसिकली आपके प्रैक्टिस का आ गया है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जो आपकी है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज की टू द सक्सेस। अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हमारी जो प्रैक्टिस सेशन की जो सीरीज है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें जितने भी 7 ईयर्स के पेपर हैं, 5 ईयर्स के जो पेपर हैं, 18 से जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर डिस्कस करेंगे, वन बाय वन उनको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली मैकेंजी 7S मॉडल। तो मैकेंजी 7S मॉडल क्या होता है, इसको सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैकेंजी 7S मॉडल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो मैकेंजी है एक कंपनी है, इस कंपनी ने इस मॉडल को डेवलप किया था, उन्होंने 7S मॉडल को डेवलप किया, इसलिए इसको मैकेंजी 7S मॉडल बोला जाता है। ये बेसिकली एक टूल होता है जो एनालाइज करता है कि फर्म्स की ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या है, उसको एनालाइज करता है बाय लुकिंग एट 7 की इंटरनल एलिमेंट्स। जो 7 की इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं उनको देखने के बाद जो एक फर्म की ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है, एक फर्म की डिज़ाइन कैसी है, उसको ये एनालाइज करता है। इसमें कौन कौन से जो की एलिमेंट्स आते हैं, आपकी स्ट्रक्चर हो गया, सिस्टम हो गया, शेयर्ड वैल्यू हो गया, स्टाइल, staff and skills in order to identify if they are effectively aligned and allow organization to achieve its objectives। तो जो 7 की एलिमेंट्स हैं, अगर ये बहुत इफेक्टिवली अलाइंड है, बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अलाउ करते हैं कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उनको आराम से अचीव कर सकते हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी जो 7S हैं, अगर जे एक साथ आपस में बहुत अच्छे से अलाइन है, बहुत अच्छे से लिंक है इफेक्टिवली, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करेंगे कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट, जो उनके कैसे जो पर्पजेस हैं उनको कैसे अचीव करना, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैकेंजी 7S मॉडल वाज डेवलप्ड इन 1980। 1980 में ये मॉडल डेवलप करा गया था, किसके द्वारा, जो मैकेंजी के कंसल्टेंट थे। कौन कौन से कंसल्टेंट थे, क्योंकि मैकेंजी तो एक कंपनी है, उसके कंसल्टेंट थे टॉम पीटर्स, रॉबर्ट वाटरमैन एंड जूलियन फिलिप्स विद द हेल्प रिचर्ड पैस्कल एंड एंटोनी जी एथोस, राइट। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैकेंजी के कंसल्टेंट थे, किन्होंने ये मैकेंजी 7S मॉडल को डेवलप करा गया था। तो टॉम पीटर और रॉबर्ट वाटरमैन एंड जूलियन फिलिप्स ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था। It sought to present and emphasize on human resources, soft as rather than the traditional mass production tangible of capital, structure and equipment as a key टू हायर एजुकेशनल परफॉर्मेंस। तो बेसिकली ये किस पे फोकस करते हैं, किस पे एम्फेसाइज करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो सॉफ्ट एस हैं, बेसिकली उन पे ये फोकस करते हैं, ना कि जो ट्रेडिशनल मास प्रोडक्शन है, जैसे आपका कैपिटल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या इक्विपमेंट्स हो गया, उन पर ज़्यादा ये फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि ये फोकस करते हैं 7 जो एस हैं, जो स्पेशली सॉफ्ट एस हैं, उन पर ये फोकस करते हैं। तो इनको आगे डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से याद करना है, आपकी कॉपी पे आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे जो आपके 7S है, बेसिकली जो 7S हैं, ये 2 प्रकार के डिवाइड होते हैं। यहाँ पे आपका हार्ड एस आता है और आपका सॉफ्ट एस आता है। अब ये हार्ड एस कौन से होते हैं, सॉफ्ट एस कौन से होते हैं, इनको इस डायग्राम में अच्छे से दिया गया है। हार्ड एस बेसिकली क्या है, जैसे आपकी स्ट्रेटजी हो गया, राइट, आपकी स्ट्रक्चर हो गई या आपकी सिस्टम होगी। अब इनको ये हार्ड एस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ये काफ़ी ज़्यादा कहते नहीं एक लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होने से आप हमेशा इन्हें चेंज नहीं कर सकते हो, तो लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। और जबकि जो सॉफ्ट एस होते हैं, जैसे स्टाइल हो गया, शेयर्ड वैल्यू हो गया, स्टाइल, स्किल्स एंड स्टाफ, ये जो क्या है, ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट।
क्योंकि ये इजीली आप इनको चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट या एज पर योर कंपनी रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पर चेंजिंग के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हो। पर ये क्या है, आपकी स्ट्रक्चर बन गई, आपका सिस्टम बना लिया तो काफ़ी लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। तो आपको किस प्रकार याद रखना है कि हार्ड एस कौन से होते हैं तो सॉफ्ट एस कौन से होते हैं। तो हार्ड एस बेसिकली जो हैं जिनके आप इनको कंपेयर कर सकते हो कि आपका कन्फ्यूजन रहता है बहुत ज़्यादा कि हार्ड डिस्क क्या सब। तो जो आप एक अपनी मेरी ट्रिक है कैसे मैं याद करता हूँ या कैसे आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे जो बड़े बड़े आप देखिए वर्ड हैं, जैसे स्ट्रेटजी हो गया, स्ट्रक्चर, सिस्टम, तो ये बेसिकली हमारे हार्ड डिस्क कहलाते हैं। और जितने भी छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं जिनमें जो लेटर्स हैं वो कम है, उनको आप सॉफ्ट एस से ध्यान कर सकते हैं। और शेड वैल्यू तो आपको ध्यान ही रहेगा, राइट। तो ये एक ट्रिक है जिनको आप अच्छे से इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। द गोल ऑफ दिस मॉडल वाज टू शो द 7 एलिमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, ऑलरेडी हमने बताया, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, राइट। अगर ये अच्छे से अलाइन होते हैं तो कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ये बहुत अच्छे से इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। की पॉइंट ऑफ दिस मॉडल इज दैट ऑल द 7 एरियाज आर इंटरकनेक्टेड। ये जो 7 एरियाज हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एंड अ चेंज इन वन एरिया, अगर हम एक एरिया में चेंज करते हैं, रिक्वायर्ड चेंज इन द रेस्ट ऑफ अ फॉर्म फॉर द फंक्शन इफेक्टिवली। जब हम किसी एक फैक्टर के अंदर चेंज करेंगे तो जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस होगा और वो अल्टीमेटली क्या होगा, जो फंक्शन इफेक्टिवली फर्क पड़ेगा उसका। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो 7S हैं ये आपस में एक दूसरे से के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप एक के अंदर चेंज करते हैं, लेट सपोज हमने चेंज कर दिया सिस्टम के अंदर, तो इसका सिस्टम पर चेंज करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इस पर भी इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। क्योंकि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ फ्रेमवर्क, इस जो इसके हम फ्रेमवर्क है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कैसे करते हैं, टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इससे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को फैसिलिटेट करने में हेल्प करती है। टू हेल्प इम्प्लीमेंट न्यू स्ट्रेटजी, हम जो न्यू स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें हेल्प करती है। टू आइडेंटिफाई ईच एरिया में चेंज इन द फ्यूचर, राइट। यानी ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्यूचर में कौन सी एरिया में चेंजेस करना है, इसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ 7S। टू फैसिलिटेट द मर्जर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशंस का जो मर्जर करना है या उनको एक्विजिशन करना है उसमें भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कौन हेल्प करता है, 7S फ्रेमवर्क। अब जो सॉफ्ट एस हैं या हार्ड एस हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब जो स्ट्रेटजी है तो स्ट्रेटजी भी क्या बेसिकली क्या है, एक ये हार्ड एस है। ए प्लान डेवलप्ड बाय अ फर्म टू अचीव सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सक्सेसफुली कम्पीट इन द मार्केट। ये जो स्ट्रेटजी क्या है, प्लान है जो डेवलप होता है एक फर्म के लिए कि जो उसका सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको अचीव करने के लिए और वो मार्केट में अच्छे से compete कर सके, उसके लिए हम एक प्लान डेवलप करते हैं। अब वो हमारी स्ट्रेटजी कहलाती है। ए साउंड स्ट्रेटजी इज वन दैट क्लियर आर्टिकुलेटेड इन लॉन्ग टर्म। स्ट्रेटजी बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होती है, हेल्प टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उनको अचीव करने में हेल्प करती है। री इन्फोर्स बाई स्ट्रॉन्ग विजन, मिशन एंड वैल्यूज, जो वैल्यूज है, मिशन है या जो विजन है उनको दोबारा इन्फोर्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो 7S मॉडल है इज नॉट टू लुक एट योर कंपनी टू फाइंड द ग्रेट स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम एक्सेट्रा, बट टू लुक इफ इट अलाइन विद द अदर एलिमेंट्स, राइट। तो बेसिकली जो हार्ड डिस्क के बारे में बताया गया है, इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी इज यूजली अ पुअर चॉइस फॉर अ कंपनी। जो जितनी भी जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है वो कंपनी के लिए क्या होती हैं, एक पुअर चॉइस, बहुत ही कमजोर चॉइस होती हैं यूजली, बट इफ इट अलाइन विद अदर 6 एलिमेंट देन इट मे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, राइट। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो जितनी भी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी हैं वो कंपनी के लिए बहुत ही पुअर चॉइस होती हैं। अगर हम इनको एक दूसरे के साथ अलाइन कर देंगे, राइट, उनको इंटरकनेक्ट कर देंगे एलिमेंट्स को, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। ऐसी स्ट्रक्चर क्या है,
ये रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस का डिवीजन किस प्रकार है, एंड जो यूनिट्स हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है और इंक्लूड इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना है ऑफ हु इज अकाउंटेबल टू होम, और इंफॉर्मेशन किसको अकाउंट करनी है, किसको डिलीवर करनी है, उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है। इन अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर इज अ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ अ फर्म। अगर हम अनदर वर्ड में देखते हैं, जो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, एक फर्म का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, राइट, एंड इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट विजिबल, ये बहुत ही विजिबल एंड इजी टू चेंज एलिमेंट ऑफ द फर्म्स ऑफ द फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का ये बहुत ही इजी और चेंज एलिमेंट है, जो मोस्ट विजिबल है, इसको हम आराम से चेंज कर सकते हैं, इजी टू चेंज है, राइट, इन दिस फ्रेमवर्क। अब सिस्टम क्या आते हैं, सिस्टम्स किस प्रकार हैं। सिस्टम्स आर द प्रोसीजर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, बेसिकली वो सिस्टम कहलाते हैं। विच रिवील्स बिजनेस डेली एक्टिविटी, जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको ये रिवील करता है, एंड हाउ डिसीजन आर मेड, और हम किस प्रकार डिसीजन लेंगे उनको ये बनाता है। और सिस्टम्स आर द एरिया ऑफ द फर्म, सिस्टम बेसिकली क्या है, फर्म की एरिया है, that determine how business is done, यानी बिजनेस किस प्रकार चल रहा है, एंड इट शुड बी मेन फोकस ऑन मैनेजर्स ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। और इसमें क्या, ये बेसिकली जो इसका मेन फोकस करता है कि जो मैनेजर्स हैं ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, उसके रिगार्डिंग मैनेजर्स का फोकस होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट एस, क्योंकि हमने जो हार्ड एस उनको डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे सॉफ्ट एस के रिगार्डिंग। स्किल्स ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो फर्म के एम्प्लॉय परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छे से। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर अच्छी स्किल्स हैं, अच्छी एबिलिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। दे आल्सो इंक्लूड कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज, और इसमें क्या होता है, जो स्किल्स में क्या आता है, कैपेबिलिटीज़ भी आती हैं, और जो कॉम्पिटेंसीज हैं, राइट, वो भी स्किल्स के अंदर आती हैं। स्टाफ क्या होता है, ये भी एलिमेंट है। कंसर्न विद व्हाट टाइप एंड हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर इन ऑर्गेनाइजेशन विल नीड, यानी स्टाफ क्या होता है, ये कंसर्न करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉई जो है उनकी रिक्वायरमेंट है, एंड हाउ दे विल बी रिक्रूट, उनको किस प्रकार हम रिक्रूट कर सकते हैं, किस प्रकार उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, और कैसे उनको मोटिवेट रखना है, और मोटिवेशन के बाद उनको किस प्रकार हम रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। तो बेसिकली स्टाफ जो आता है, जो एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उनके रिगार्डिंग आता है कि उनको कैसे रिक्रूट करना है, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कैसे मोटिवेशन देना है, और किस प्रकार उनको जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए किस प्रकार उनको अवार्ड रिवॉर्ड्स देने हैं, उसको भी ये इंक्लूड होता है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आता है स्टाइल। स्टाइल बेसिकली क्या है, स्टाइल जो रिप्रेजेंट करता है द वे द कंपनी इज मैनेज बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। तो जो स्टाइल होता है वो बेसिकली ये कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा मैनेज करा जाता है, एंड हाउ दे इंटरेक्ट और वे कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, द एक्शन डू दे टेक एंड देयर सिंबॉलिक वैल्यू, राइट, स्टाइल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट गाइज आता है, लास्ट जो हमारा सॉफ्ट एस है, वो शेयर वैल्यू है। शेयर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द फ्रेमवर्क, राइट। मैकेंजी फ्रेमवर्क मॉडल का सबसे कोर जो अगर एलिमेंट है वो आपकी शेयर्ड वैल्यू है, क्योंकि इन्होंने बोला कोर एलिमेंट है, एंड दे आर द नॉर्म्स। ये नॉर्म्स होते हैं आपके स्टैंडर्ड हैं डेट गाइड एम्प्लॉइज बिहेवियर, जो एम्प्लॉय के बिहेवियर को गाइड करते हैं, और कंपनी एक्शंस हैं उनको गाइड करते हैं, एंड दस आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस प्रकार क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाउंडेशन वैल्यू है, फाउंडेशन होता है। किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को आपको स्टार्ट करना है तो आपकी जो शेयर्ड वैल्यू हैं उनको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे मॉडल का एक कोर एलिमेंट है। अब शेयर्ड वैल्यूज़ हैं उनके अंदर क्या आते हैं कि आपके नॉर्म्स क्या हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या है, तो उस जो आपके एम्प्लॉय हैं उनके बिहेवियर को आप गाइड कर सकेंगे, और कंपनी के रिगार्डिंग जो एक्शंस हैं उनको आप गाइड कर सकते हैं। और इसलिए क्या होता है कि ये फाउंडेशन स्टेज होती है, फाउंडेशन है ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन शेयर वैल्यू।
अब इसमें गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बैलेंस स्कोर कार्ड। बेसिकली बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस स्कोर कार्ड। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो किसके द्वारा डेवलप करा गया है, या बेसिकली बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर कितने पर्सपेक्टिव हैं, कितने कंपोनेंट्स आते हैं, राइट। और इसका बेसिकली स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है कि जो आपका परफॉर्मेंस का स्कोर कार्ड है उसको कैसे आप बैलेंस करेंगे, राइट। आप जो परफॉर्मेंस आप एक मेजरिंग टूल होता है बैलेंस स्कोर कार्ड, कि आपके फर्म के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कैसे एक प्रॉपर बैलेंस बनाएंगे, आप उसका एक स्कोर कार्ड बनाएंगे कि कौन से एरिया पे हमको वर्क करना है, कौन से एरिया हमारे लिए कॉम्पिटिटिव है, कौन से एरिया हमारे लिए कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो हम उन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और जहाँ पे हमको लगता है कि इस एरिया में हमको इम्प्रूव करना है तो उसमें हम प्रॉपर वर्क करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम उसके लिए बनाएंगे। तो बैलेंस स्कोर कार्ड आप कह सकते हो, जैसे आप एग्जामिनेशन एक देने, आपका एग्जाम चल रहा है, आपका एक रिजल्ट आ गया, राइट। आपको रिजल्ट आने के बाद लेट सपोज यूजीसी नेट का आपने एग्जाम दिया। अब आपका मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर 10 यूनिट्स हैं। अब आपका जो रिजल्ट आ गया, आपके हर यूनिट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्होंने आपने सही अटेम्प्ट कर दिया, आपका ओवरऑल रेशियो। पर आपका जो यूनिट नंबर 4 है, जो 5th है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेट करती है, उन यूनिट्स में आपका थोड़ा स्कोर डाउन हो गया कंपेयर टू अनदर यूनिट्स। तो उससे क्या होगा, उन यूनिट्स के स्कोर कम होने से जो आपका ओवरऑल रिजल्ट है उसको, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। आपका सारा स्कोर अच्छा है पर आपका जो यूनिट नंबर 4 है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें आपका स्कोर कम रह गया, तो उसमें जो एक उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका ओवरऑल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली वो ही बताता है बैलेंस स्कोर कार्ड। अब एक कंपनी के पर्सपेक्टिव, एक इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव, एक फार्म के पर्सपेक्टिव क्या होता है, और हम अपने बिजनेस में कैसे बैलेंस स्कोर कार्ड डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उसको बना सकते हैं, तो उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस कंसेप्ट को डेवलप करा है रॉबर्ट कैपलन एंड डेविड नॉर्टन। ये आपको जो ऑथर है इनके नाम ध्यान रखने हैं, किसके द्वारा डेवलप करा गया है, रॉबर्ट कैपलन एंड डेविड नॉर्टन। ये क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है डेट नॉट ओनली कंसिडर द फाइनेंशियल मेजर्स, जो ओनली जो फाइनेंशियल मेजर्स है, राइट, उनको कंसिडर नहीं करता है, बट आल्सो कंसिडर कस्टमर, ये कस्टमर को भी कंसिडर करता है, और जो बिजनेस प्रोसेस उसको भी कंसिडर करता है, और लर्निंग एंड ग्रोथ मेजर क्या होते हैं उनको भी कंसिडर करता है। बेसिकली जब ये मॉडल दिया था रॉबर्ट कैपलन एंड डेविड नॉर्टन ने, तो जो ट्रेडिशनल एक वे था, ट्रेडिशनल जो परफॉर्मेंस मेजर क्या था, तो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट थे उनको ही ये मेजर करते थे, जो कस्टमर के पर्सपेक्टिव नहीं देखते थे, राइट, बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं देखते थे, या ग्रोथ एंड लर्निंग उनको ये नहीं कंसीडर करते थे। तो उस प्रकार ट्रेडिशनल में जो बैलेंस स्कोर कार्ड बनता था, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल जो असिस्टेंट, जो आपके एक्सपेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है नो डाउट, पर कस्टमर की जो पर्सपेक्टिव है, या जो आपके इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मॉडल ने यही बताया है कि आपको जो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इनको आपको अच्छे से मेज़र करना है। अगर अपनी कंपनी अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेज़र करना है, तो इन जो पर्सपेक्टिव है उनको आपको मेज़र करना पड़ेगा। आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, इज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल है, एज आई टोल्ड यू, यूज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स। कौन करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव यूज करते हैं, एंड मैनेजर्स टू मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हैं उनको, उनका एग्जीक्यूशन करने के लिए जो मैनेजर्स हैं वो इसको मैनेज करते हैं, एंड मॉनिटर द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस, और जो एक्शंस के जो रिजल्ट आते हैं उनको ये मॉनिटर करते हैं। फंडामेंटली ए बैलेंस स्कोर कार्ड, जो फंडामेंटली जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, प्रोवाइड्स अ समरी लेवल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, राइट, एट अ क्यू ग्लांस एंड क्यू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI अक्रॉस 4 मेन एरिया या पर्सपेक्टिव। बेसिकली इसमें क्या है, जो बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर 4 पर्सपेक्टिव एरिया होते हैं, राइट, उनको कैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की समरी को कैसे हम प्रोवाइड करेंगे,
तो उसके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI होता है अक्रॉस द 4 एरिया 4 पर्सपेक्टिव, उनके रिगार्डिंग हम इसको बैलेंस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब जो के एरिया मेन 4 के एरिया हैं या जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको एक बार 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले इस डायग्राम को आप अच्छे से देखेंगे, डायग्राम में बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा गया है कि इसके क्या मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल वे था उसमें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आता था, राइट। उसमें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या आता है, जैसे रेवेन्यू हो गया, आपके एक्सपेंसेस हो गए, नेट इनकम, कैश फ्लो, ये आपके आते हैं, राइट। इनको आप मेजर कर सकते हैं कि किस एरिया में आपका प्रॉपर वर्किंग है। जो इस मॉडल के आने के बाद कस्टमर पर्सपेक्टिव भी आ गया, लर्निंग एंड ग्रोथ भी आ गया, और इंटरनल प्रोसेस जो है, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, ये भी आ गया। तो ये 4 पर्सपेक्टिव हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है उसमें कितने पर्सपेक्टिव हैं, कितने एरिया हैं जिनकी परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है। ये आपको ऑप्शन दे देंगे और आपसे बोलेंगे इसमें कौन सा एरिया नहीं है, राइट। तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब इनका जो मीनिंग है उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर क्या आता है, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर द प्रोडक्टिविटी। इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है उसको हम मेज़र करते हैं, रेवेन्यू कितना हो रहा है, ग्रोथ क्या है, या यूजेस कितना हो रहा है, और ओवरऑल शेयर होल्डर की जो वैल्यू है उसको हम करते हैं, स्टेक होल्डर हैं उनको जितने भी जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स के रिगार्डिंग आते हैं उनको हम यहाँ पे मेज़र करते हैं। कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या होता है, KPI फॉर द कस्टमर एक्विजिशन क्या है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन रेट कितना है, कितने कस्टमर सेटिस्फाई हैं, उसकी मार्केट शेयर वैल्यू क्या है, और जो आपका ओवरऑल आपका जो ब्रांड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, या कस्टमर का रिटेंशन कितना है। तो जो कस्टमर की या जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो बेसिकली वो कस्टमर पर्सपेक्टिव आता है, राइट। अब इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव क्या है, इसको हम बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, पर्सपेक्टिव बोलते हैं। KPI फॉर रिसोर्स यूजेस, इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, उसका रेट क्या है, ऑर्डर फुलफिलमेंट किस प्रकार कर रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। तो ये हमारे बिजनेस के इंटरनल एरिया हैं, इनको भी हम मेजर करेंगे अगर हमको अच्छा बैलेंस स्कोर कार्ड डिज़ाइन करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आता है जो लास्ट आपका है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ये लास्ट कंपोनेंट है। KPI फॉर एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यानी जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली किससे रिलेट करता है, जो लर्निंग एंड ग्रोथ मैनेजमेंट है ये आपका जो HRM है, राइट, उसको रिलेट करता है। उसमें हम देखते हैं कि एम्प्लॉय की रिटेंशन किस प्रकार है, कितने एम्प्लॉय रिटेन हो रहे हैं, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन क्या है, राइट। और यहाँ पे एम्प्लॉय की जो एजुकेशन किस प्रकार है, उनको ट्रेनिंग किस प्रकार मिल रही है, उनको डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है। तो प्रॉपर जो लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या उसको हम मेजर करते हैं एक कंपनी के अंदर। तो ये किससे रिलेट करता है, जो HRM है। जबकि जो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस क्या है, ये जो आपका बेसिकली जो मैनेजमेंट है, राइट, प्रोडक्शन है, उससे रिलेट करता है। और जो कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें ये मार्केटिंग से रिलेट करता है, मार्केटिंग से, राइट। और ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर ही हो गया, फाइनेंशियल, ये जो फाइनेंस है उससे रिलेट करता है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, एक होलिस्टिक कंसेप्ट है जो पूरा एरिया है उनको कवर करता है और उन्हीं के बिहाफ पे ये मेजर करता है। एबव फंक्शंस made have the balanced scorecard into an effective system for the implementation of strategy. It has been applied successfully in private companies, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी। तो बेसिकली जितनी भी जो प्राइवेट कंपनी है या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे NGO हो गया, या जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो इस कंसेप्ट को अच्छे से सक्सेसफुली अप्लाइड करती हैं, राइट। क्योंकि उनको पता है कि किसी भी अच्छी रनिंग कंपनी के लिए, किसी भी जो एक लीडिंग कंपनी है या जो एक सक्सेसफुल कंपनी है, उसको आपको उसके बैलेंस स्कोर कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी देखने हैं, कस्टमर पर्सपेक्टिव भी देखने हैं, और जो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव है उनको भी देखना है, और लास्ट में जो आपका HRM है। देखो HRM सबसे को आपकी जो एक कोर कॉम्पिटेंसीज होती है, क्योंकि आपकी हर चीज़ कॉपी हो सकती है। आपका जो फाइनेंशियल है,
जो आपका वो भी कॉपी हो सकता है, कस्टमर की जो मार्केटिंग है वो भी कॉपी हो सकती है, और जो आपका प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है, गुड्स क्या है, सर्विसेज और सब कुछ कॉपी हो सकता है, राइट। पर जो आपका एचआरएम है वो आप कॉपी नहीं हो सकता, क्योंकि तो एचआरएम एक कोर एलिमेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट होता है। जिन कंपनीज का एचआरएम बेटर है तो डेफिनेटली उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत सफल होने की होती है। तो गाइस, इसमें हमने डिस्कस किया है कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और जो मैकेंजी ने 7S मॉडल दिया था उसको हमने डिस्कस किया था गाइस। तो गाइस, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। कोई आपका डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you. Have a nice day. Audio Jungle.